Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Sadakat Ali, your biology teacher. आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर 25 इकोसिस्टम, लेक्चर नंबर 1 आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इकोलॉजी, हम पहले भी इस टर्म से फेमिलियर हैं। इकोलॉजी आइकोस से लफ्ज़ लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है फैमिली हाउस होल्ड, और लॉगी मीन स्टडी। जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नस्ट हेकल ने 1866 में सबसे पहले इसके बारे में इसको डिफाइन किया। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या चीज है? फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। रिलेशनशिप क्या है? इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड विद मेंबर ऑफ द सेम एंड द अदर स्पीशीज। जो मेजर यूनिट्स ऑफ इकोलॉजी हैं, इनमें ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट इन इट। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, इको मीन इन्वायरमेंट and system collection of the related parts function as a unit। तो ये टू वर्ड से इकोसिस्टम जो है ना वो बनता है, इको इन्वायरमेंट एंड द सिस्टम collection of the related parts that function as a unit। component of ecosystem, component of ecosystem में इसके टू इंपॉर्टेंट हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, ये इसके एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। बायोटिक कंपोनेंट जो हैं, इनमें लिविंग कंपोनेंट जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जो हैं ये बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूडेड है। राइट, नेक्स्ट, ये आपके सामने स्केच है स्टूडेंट्स इकोसिस्टम का, जिसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स, इसके यानी के कंपोनेंट, जिसमें लिविंग कंपोनेंट में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपको डिफरेंट तरह के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ओवरऑल स्केच ऑफ इकोसिस्टम। राइट, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन क्या चीज है? ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के मेंबर अकरिंग टुगेदर इन स्पेस एज टाइम, किसी जगह पे रह रहे हैं और वो मिल के रह रहे हैं ग्रुप की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी। इनका आपस में इंटरेक्शन भी होता है। डोंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, may benefit or compete for resources। One is food for the other, और ये इंटरकनेक्टेड है। तो पॉपुलेशन मेंबर ऑफ सेम स्पीशी एंड कम्युनिटी क्या चीज है? डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन, ये कम्युनिटी बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज है और कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशन, इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन, ये कम्युनिटी बना रही है। बायोम, बायोम, a large regional community primarily determined by the climate। Major ecosystem that occupy broad geographic region consist of combination of plants, animal in fully developed climax community।
It is characterized by the uniform life form of vegetation. बायोम को हम कह सकते हैं जिस तरह फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा यूनिट है, ये बायोम की एग्जांपल है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। इसमें एक खास तरह के आपको एनिमल्स नजर आ रहे हैं, इनमें फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में एक खास नोयत के हमें प्लांट नजर आ रहे हैं। तो ये सब मिलके ये जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं, ये मिलके ये कलेक्शन जो है, ये हम इसको बायोम कहते हैं। प्लेनेटरी इकोसिस्टम से मुराद सारे के सारे जो बायोम इस अर्थ के ऊपर नजर आ रहे हैं, इनको हम प्लेनेटरी इकोसिस्टम कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है स्टूडेंट? बायो मीन लाइफ, हम जानते हैं, एंड स्फीयर मीन अर्थ। ये हमारी अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पे लाइफ हमें मिलती है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। Thin layer of the earth having all living organisms interact to modify and control chemical and physical conditions and adapt themselves. डायग्राम में आपको स्केच में नजर आ रहा है बायोस्फीयर, ये लैंड जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, अर्थ, इसकी अपर लेयर, लोअर लेयर, दोनों में हमें जहाँ पे लाइफ जिस जिस रीजन में एग्जिस्ट करती नजर आ रही है, वो सारा का सारा बायोस्फीयर है। हैबिटेट, habitat actual location of place where an organism lives, यानी कि ये एक्चुअल लोकेशन है जहां पे हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, हम इसको हैबिटेट कहते हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर विद इन टॉलरेबल रेंज। दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है हैबिटेट, एक है निच। हैबिटेट एक्चुअल लोकेशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा है, एक्चुअली जो उसका घर है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स है उसका नेस्ट है, किसी किसी जो लायंस है उनका डेन है, तो जिस जगह पे वो रह रहे हैं उनकी एक्चुअल लोकेशन जो है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। निच क्या है? रोल ऑफ स्पीशीज इन कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे। निच हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म डेली लाइफ में अपने हैबिटेट से मुल्हिका इलाका जो यूज करता है, हम उसको उसकी नीच या इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। मसलन एक स्पैरो है, उसका नेस्ट है, रात को वो नेस्ट में वापस आती है, नेस्ट उसका हैबिटेट है, लेकिन वो हैबिटेट से जो मुल्हिका इलाका है, हैबिटेट से जो मुतसिल इलाका है, हैबिटेट से जो जुड़ा हुआ इलाका है, हैबिटेट्स का जो एडजेसेंट इलाका है, जो कि ऑर्गेनिज्म डेली कोर्स ऑफ इट्स लाइफ में यूज कर रहा है, हम उसको निच कहते हैं। वो इलाका किस वजह से यूज कर रहा है, वो क्यों यूज कर रहा है? वो फूड के लिए यूज कर रहा है, वो प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज से बचाव के लिए यूज कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता है। तो हैबिटेट्स के साथ जुड़ा हुआ इलाका जो ऑर्गेनिज्म डेली लाइफ में यूज करता है, उसको हम निच कहते हैं। हम इसको कह सकते हैं एन एरिया adjacent to habitat that an organism uses during daily course of its life is called niche. जोसेफ ग्रीनल 1917 में उसने निच को डिफाइन किया, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट within which a species is restrained by the limitation of his physical structure and physiology. ये खास एरिया है, ये खास इलाका है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी फिजियोलॉजी की वजह से या अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से कैद है, लिमिटेड है। बेटा आपने देखा होगा लायंस हैं, हाइनास हैं, ये जितने भी प्रेडेटर्स हैं, डॉग्स हैं, इन सब का एक खास इलाका है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉग्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट विलेज हैं, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3। एक विलेज के डॉग अपने विलेज के खास इलाके से बाहर नहीं निकलते। अगर वो जाएंगे तो दूसरे विलेज के डॉग उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा। तो ये अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी की वजह से ये किसी खास जगह पे तक महदूद है, यानी कि वो उससे आगे जाएंगे तो उनकी जान को खतरा है। हम उनको कहते हैं कि इनकी इकोलॉजिकल नीच है। इस तरह लायन है, इनका एक खास इलाका होता है जो इस इलाके तक महदूद रहते हैं। अगर ये उस इलाके से बाहर जाएंगे तो इनकी जान को खतरा है। दूसरे जो इलाके के दूसरे फॉरेस्ट का एक रीजन है, दूसरा रीजन है, दूसरे रीजन के लायन इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनके साथ एंटेंगल हो सकते हैं, इनके साथ इनका जो है वो फाइट हो सकती है। तो ये इनकी नीच है कि अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी की वजह से ये किसी खास जगह पे कैद है। चार्ल्स ईडन जो था, इसने कहा नीच क्या चीज है? अ बेसिक रोल of an organism in community that it does in and for living in community, its relationship to its food and the enemies। देखिए अभी मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था कि इसने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म का रोल है जो कि एक कम्युनिटी में परफॉर्म कर रहा है। इसका रिलेशनशिप हो सकता है अपने ग्रुप के मेंबर के साथ, डिफरेंट मेंबर के साथ, एनिमीज के साथ इसका इंटरेक्शन। ये स्पीशीज ऑक्यूपेशन के जिम्मे में भी बात आती है। या हम कह सकते हैं प्रोफेशन और जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी के अंदर जो अपना रोल प्ले कर रहा है, इसको हम निच कहते हैं। या इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जॉब्स और द वे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिव। फॉर एग्जांपल फीडिंग के लिहाज से रोल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी विद इन एन इकोसिस्टम, इसको हम निच कहते हैं। इकोलॉजिकल निच क्या है? हैबिटेट के लिहाज से specifies how organism gets its supply of energy and the material। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड, अपनी सप्लाई ऑफ एनर्जी कहाँ से हासिल कर रहा है, कैसे हासिल कर रहा है। आया वो प्रेडेटर है, आया वो प्रे है, आया वो कंपेटिटर। देखिए ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर, प्रे एंड द कंपेटिटर, ऑर्गेनिज्म बिहेवियर एंड द इंटरेक्शन, ये सारे नीच की कैटेगरी में आते हैं। It includes physical factor of environment necessary for survival, such as the range of temperature, amount of humidity, pH of the water and the soil। ये सारी चीजें इसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें निचली कैटेगरी में आती हैं। ऑर्गेनिज्म इस बेसिस पे अपने आप को एक खास इलाके तक, एक खास रीजन तक महदूद किए हुए होते हैं। स्टूडेंट, ये आपके लिए मैंने स्केच एक सिलेक्ट किया है कि एक रैबिट है, उसकी इकोलॉजिकल नीच क्या है। मतलब रैबिट है, ग्रास लैंड में रहता है, हमें पता है ग्रास को फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मे बी ईटन बाय द डॉग और कैट और द फॉक्स। क्यों? ये अपने हैबिटेट से बाहर भी इलाके को यूज कर रहा है, जो कि इसकी नीच है। ये हर्बीवोर है, ईट ग्रास एंड टेंडर क्रॉप्स। ये हमें पता है सॉइल में डिगिंग भी करता है, अपनी बोरोज वगैरह, बोरोज में रहता है। ये इसका फीसिस, इसका वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर रिमूव कर रहा है, ये सॉइल की फर्टिलिटी में भी इजाफा कर रहे हैं। या दूसरे ऑर्गेनिज्म इसकी फूड को तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये इसका जो सारा स्केच है, ये इसकी इकोलॉजिकल नीच को शो कर रहा है कि इसका रोल क्या है जिस जगह पे ये रह रहा है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अगर स्टूडेंट हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट देखें तो टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से पहले हमें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, हम कंज्यूमर कह सकते हैं, हम इनको डिकम्पोजर्स कह सकते हैं, इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ बायोस्फीयर जो स्प्रेड ओवर अर्थ, जो 10 से 8 से 10 किलोमीटर हो सकता है, बोथ अपर रीजन में और लोअर रीजन में भी हम इसको काउंट करते हैं बायोस्फीयर को। एबायोटिक अगर हम कंपोनेंट देखें तो तमाम नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है, जिसमें सॉइल है, इसके साथ साथ एयर है, वाटर है, सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट कैटेगरी में आते हैं।
इकोलॉजिकल टर्म हमें पता है, एटमोस्फियर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट के पार्ट है। एटमो मीन एयर, स्फीयर मीन प्लेस, हाइड्रो मीन बॉर्डर, स्फीयर मीन प्लेस, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथो मीन सॉइल एंड स्फीयर मीन प्लेस। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये इकोसिस्टम के, राइट। ये आपके सामने स्केच है इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स का। स्टूडेंट, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फूड चेन। फूड चेन क्या है? यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है कि ऑर्गेनिज्म का खाना और खाए जाना, ऑर्गेनिज्म का खाना और खाए जाना, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट्स through a series of the organisms with repeated stages of the eating and being eaten। अगर हम इस स्केच में देखें, डायग्राम में देखें, तो हमें प्रोड्यूसर नजर आ रहे हैं जो कि प्लांट्स हैं। हमें पता है ये फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये प्रोड्यूसर है। इनको प्राइमरी कंज्यूमर फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर ने, ये जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की थी, प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, फूड बनाई, वो प्राइमरी कंज्यूमर ने इस्तेमाल की, जितना भी उन्होंने प्लांट को खाया। इसके साथ साथ अब ये जो एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी जो कि प्लांट में थी फूड की फॉर्म में, वो प्राइमरी कंज्यूमर में आ गई। प्राइमरी कंज्यूमर को यूज किया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, जो कि बर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल स्पैरो है, क्रो है, पिजन है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर। हॉक है, ईगल है, ये इनको फैल्कन्स वगैरह, ये इनको फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक सिंपल सीरीज है, इनके खाना और खाए जाना। इसमें देखो, अगर प्राइमरी कंज्यूमर ने प्लांट्स को खाया तो वो जवाब में खाया गया भी है सेकेंडरी कंज्यूमर से। सेकेंडरी कंज्यूमर ने अगर प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है फूड के तौर पर, तो ये टर्शरी कंज्यूमर ने भी इसको फूड के तौर पर यूज किया है। तो इसको हम कहते हैं फूड चेन। नेक्स्ट, फूड वेब। फूड वेब क्या चीज है? द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन। इससे पहले हमने सिंपल सिर्फ एक सीक्वेंस को डिस्कस किया। अगर हम यहां पे देखें तो जो फूड वेब है, इसमें बहुत ज्यादा फूड चेन शामिल है। देखिए आपके सामने स्केच है फूड वेब का। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, बॉटम लाइन में ग्रास नजर आ रही, जो कि प्रोड्यूसर है। चूंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं दीज आर प्रोड्यूसर। ये T1 लेवल है, T1 फॉर ट्रॉफिक लेवल 1। जो ग्रास है, ये जो प्रोड्यूसर है, इनको प्राइमरी कंज्यूमर फूड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सारे के सारे एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं, बीटल है, रेट है, रैबिट्स है। ये T2 लेवल है, इन्होंने डायरेक्ट प्लांट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल किया। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है, इनको फिर सेकेंडरी कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इनमें फॉक्स है, आउल है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन है, अगर हमें नजर आ रहा है कि अगर ग्रास को ये ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, बीटल, रैट और रैबिट, तो आउल के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। वो बीटल को भी खा सकता है, वो रैट को भी खा सकता है, वो रैबिट को भी खा सकता है, लेकिन ज्यादा ऑप्शन है इस जगह पे हमें फूड वेब में। अगर फॉक्स को देखें तो वो अकेला बीटल को नहीं खा रही, वो रैट को, वो रैबिट को भी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। आउल को देखिए, इसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, ये बीटल को भी, रैबिट को भी, रैट को भी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। डॉग्स के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है। तो ये जो फूड वेब है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन्स हैं, जो ये मिलके फूड वेब बना रही है। तो इसमें देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन, इसको कहते हैं फूड वेब, नॉट सिंपल लाइक फूड चेन। Most animals eat more than one type of the food at different times. Fox not only feed on the rabbit but also beetle and the rats. इसी तरीके से ट्रॉफिक लेवल के लिहाज से बात करें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 है, ये प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट्स है, ग्रासेस है, फाइटोप्लैंक्टन है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल T2, इसको हम कहते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये T3 है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर इसमें आते हैं। और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, ये T4 है, इसको टर्शरी कंज्यूमर इसमें आते हैं। राइट, ये स्केच आपके सामने, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर।
फूड वेब की सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अगर हम देखिए एग्जांपल के तौर पर, आउल प्रे ऑन द रैबिट्स एंड द माइस। अगर डिजीज रिड्यूस रैबिट की पॉपुलेशन को, अगर डिजीज जो है वो रैबिट की पॉपुलेशन को कम करती है, तो इसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है आउल के पास, वो माइस को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल रैबिट कम हो जाएंगे तो प्लांट भी कम कंज्यूम होंगे। इसी तरीके से लार्ज प्लांट पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है, लार्ज माउस पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से ये जो आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है कि आउल के पास मोर देन वन ऑप्शन है इनकी। अगर हम फॉरेस्ट को देखें तो इसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी हमें नजर आ रहा है फूड चेन के लिहाज से, जिसमें एक जो है स्पीशी की तादाद कम हो सकती है, दूसरे की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। तो ये था स्टूडेंट फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में। तो सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द लेक्चर नंबर 1। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।